नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज हम क्लास 7th हिंदी बसंत जो है उसके संपूर्ण एमसीक्यू हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। इसमें हम कई सारे पार्ट लेकर आएंगे। आज हम पार्ट 1 का आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 3 यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर के एमसीक्यू आपको देने वाले हैं। बसंत हिंदी 7th कक्षा की चल रही है और इससे पहले हमने क्लास 6 की बसंत जो एनसीईआरटी की हिंदी है उसके समस्त एमसीक्यू हमने 4 यानी 5 पार्ट 5 में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है और संपूर्ण एमसीक्यू भी हमने एक ही वीडियो में इसको प्रस्तुत किया। आप प्लेलिस्ट में जाकर के 6 वाले सेक्शन से भी आप 6 के एमसीक्यू देख सकते हैं, क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होने वाली है। आप इन क्वेश्चनों को रट लीजिए, याद कर लीजिए और यूजीसी नेट के लिए भी ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए अपने विचार व्यक्त करें। फ्री में हम यहाँ क्लास चला रहे हैं, आप इसको अवश्य सेशन अवश्य देख लीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में पीडीएफ मांग सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। चलो सेशन में आज आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा होगा, हम पंछी उन्मुक्त हम पंछी उन्मुक्त गगन के पार्ट फर्स्ट जो है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये एक कविता है, ठीक है। इस कविता का हम प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं एमसीक्यू। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचयिता कौन हो जाएंगे? ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी शिवमंगल सिंह सुमन या डी महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा, यानी शिवमंगल सिंह सुमन। ये इनके इस कविता के रचनाकार हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, पक्षी कहाँ जल पीना पसंद करते हैं? नल का जल, वर्षा का जल, नदी झरनों का जल, पिंजरे में रखी कटोरी का जल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा, यानी नदी झरनों का जल पीना पसंद करते हैं, ठीक है। ये कविता के अनुसार ये पाठ के प्रश्न होंगे, ठीक है। आप इसको अपने भाविक मन से मत लीजिए, बल्कि कविता के अनुसार ये पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, पक्षी क्यों व्यथित है? व्यथित का मतलब दुखी। क्योंकि वह बंधन में है, क्योंकि वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने में असमर्थ है, या क्योंकि वे अनार के दानों रूपी तारों को चुगने में असमर्थ है, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इस पे आ जाएगा, यानी उपरोक्त सभी इसमें हो जाएंगे। क्योंकि वह बंधन में है, क्योंकि वह आसमान की ऊंचाइयों में छूने में असमर्थ है, क्योंकि वे अनार के दानों रूपी तारों को चुगने में असमर्थ है, ठीक है। ये तीनों इसमें आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, बंधन किसका अर्थ है? बंधन किसका है? शरण का है, श्रृंखला का है, शरण श्रृंखला का है या मनुष्य का है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन है, यानी जो बंधन है जिस कटघरे में हुए है उस सोने के पिंजरे में वो पक्षी रखा हुआ है, यानी स्वर्ण श्रृंखला वहां हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। लंबी उड़ान में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है? क्षितिज की सीमा मिल जाती है, सांसों की डोरी तन जाती है, ये दोनों बातें हो सकती है, या कुछ नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा, यानी ये दोनों बातें हो सकती थी। कौन सी? क्षितिज की सीमा मिल जाती है, सांसों की डोरी तन जाती है। क्षितिज की सीमा मिलने का अर्थ है जैसे धरती और आकाश का मिलन कहते हैं, क्षितिज का अर्थ होता है धरती और आकाश का मिलन। यानी कल्पनाओं में अगर हम ये सोचते हैं उस पहाड़ के ऊपर मैं जाऊंगा तो मैं आकाश को छू लूंगा, तो ये कल्पना क्या होगी? क्षितिज होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, पक्षी किस रूप में रहना चाहता है? व्याकुल, पिंजरे, उन्मुक्त या पुलकित? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इस पे हो जाएगा, उन्मुक्त रहना चाहता है, ठीक है। आगे बढ़ते सेशन में क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पिंजरे में रहकर पक्षी क्या नहीं कर पाएंगे? गा नहीं पाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे, कुछ खा नहीं पाएंगे, उपरोक्त सभी।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसमें आ जाएगी, यानी गा नहीं पाएंगे। अगर वो पिंजरे में रहेंगे तो मुंह मुक्त छंद होकर के गा नहीं पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, कनक शब्द का अर्थ क्या होता है? चांदी, पीतल, सोना या तांबा। तो राइट आंसर आपका 8 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी सोना। ठीक है, कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकार। ठीक है, तो ये इस कनक का मतलब हो गया सोना, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। ठीक है, आगे बात करते हैं 9 की। सोने का पिंजरा भी पक्षियों को क्यों नहीं पसंद है? वे तो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, क्योंकि वे उनकी आजादी छिन जाती है, क्योंकि वे कैदी के रूप में नहीं रहते हैं, या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वह आ जाएगा डी ऑप्शन, यानी ये सभी हो जाएंगे। वे तो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनकी आजादी छिन जाती है, क्योंकि वे कैदी के रूप में नहीं रहते। ठीक है, ये राइट आंसर डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते सेशन में बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। कनक तीलियों से टकराकर क्या हो गया है? वे आसमान में उड़ने लगेंगे, पिंजरा टूट जाएगा, उनके पंख टूट जाएंगे, उपरोक्त सभी हो जाएगा। टेन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा, उनके पंख टूट जाएंगे। अगर वो अंदर ही अंदर उन सलाखों के पीछे जो टकरा टकरा कर क्या करेंगे, उनके पंख टूटने लग जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। पिंजरे में पक्षी क्या क्या भूल जाते हैं? अपनी गति, उड़ान, अपनी गति, उड़ान, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 11 का जो हो जाएगा वह होगा सी ऑप्शन, गति उड़ान भूल जाते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। पक्षी क्या सपना देखते हैं? आसमान में उड़ने का, वृक्ष की फुनगी पर झूलने का, पिंजरा तोड़ डालने का, या पिंजरे से भाग जाने का। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी वृक्ष की फुनगी पर झूलने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेशन की ओर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। शब्द का अर्थ होता है, फुनगी शब्द का अर्थ क्या होता है? सफेद फूल, पेड़ की सबसे ऊंची चोटी सेरा, लंबी टहनी या ऊंची टहनी। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी पेड़ की सबसे ऊंची चोटी का सिरा जो है वो फुनगी होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। पिंजरे में कैदी पक्षियों के साथ क्या हुआ? वे बहुत दुखी हो गए, उन्हें अपनी भावनाएं दबानी पड़ी, वे बंद कर जीने में मजबूर हो गए, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर 14 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी ये सभी कथन सत्य है। क्या? एक तो वे बहुत दुखी हो गए, दूसरा उन्हें उनकी अपनी भावनाएं दबानी पड़ी, और तीसरा वे बंधन में जीने को मजबूर हो गए। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अनार के दाने किसके प्रतीक है? अनार के दाने रूपी आसमान के तारे, लाल अनार के दाने, बड़े अनार के दाने, छोटे बड़े अनार के दाने। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अनार के दाने कौन है? अनार के दाने हैं आसमान के तारे, ये अनार के दाने, क्योंकि वो पक्षी जो है आसमान में छूना चाहता है, घूमना चाहता है, फिरना चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। लाल किरणों की सी चोंच से क्या तात्पर्य हो जाएगा? लाल चोंच सूर्य की किरणों जैसी लंबी, लिए चोंच जैसे सूर्य की किरण लालिमा होती है वैसे ही उनकी चोंच भी लाल होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, 16 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी सूर्य की किरणों जैसी लंबी लिए चोंच। ठीक है, ये लाल चोंच कहा गया, सूर्य के जैसे सूर्य की किरणें होती है लालिमा वैसी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। पक्षी की सीमा पाना, पक्षी किसकी सीमा तक पाना चाहते हैं? नीले आसमान की, उड़ान की, अनार की, तारे की। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा, नीले आसमान की सीमा पाना चाहते हैं। बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। उपरोक्त गद्यांश में पक्षियों की इच्छा है आकाश छूने की, क्षितिज को पार जाने की, निरंतर उड़ते रहने की,
आराम पाने की। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पक्षियों की इच्छा क्या है? तो पक्षियों की इच्छा हो जाएगी आपकी 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन इसमें हो जाएगा आकाश छूने की उनकी इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, लाल किरण की चोंच में कौन सा अलंकार इसमें हो जाएगा? अनुप्रास, उपमा, रूपक, यमक। तो क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का मतलब होता है जहां किसी के गुणों का बखान किया जाता है, उनकी गुणों की विवेचना की जाती है, वो उपमा अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहां वर्णों की आवृत्ति होती है। रूपक अलंकार रूप सौंदर्य का वर्ण होता है। यमक अलंकार जहां शब्दों की आवृत्ति होती है, अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लाल चोंच, चोंच कैसी है? लाल। विशेष और विशेषण परक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, आकुल उड़ान शब्द का अर्थ होता है व्याकुल होकर उड़ना, अंधाधुंध उड़ना, उड़ने की अधीरता, धीरे धीरे उड़ना। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन, यानी उड़ने की अधीरता। तो ये थे चैप्टर 1 के एमसीक्यू। चैप्टर 2 के एमसीक्यू यानी 7th की जो हिंदी एनसीईआरटी की दादी माँ नाम का पार्ट है, इसके भी हमने एमसीक्यू तैयार किए हुए हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के 3 चैप्टर पर हम यहाँ बात करने वाले हैं। 55 क्वेश्चन हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। आप बिना स्किप करे चैनल पर बने रहें, और अच्छा लग रहा है तो प्यारा सा कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं दादी माँ नामक पाठ के 21 क्वेश्चन की ओर। इस पाठ के लेखक का नाम बताइए। दादी माँ का जो पाठ है उसका लेखक कौन सा हो जाएगा? 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, शिव प्रसाद सिंह जो है दादी माँ के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, लेखक की कमजोरी क्या थी? क्या थी? घर जाने की, घर में लड़ाई झगड़ा करने की, घर की याद सताने की, घर पर सोते रहने की। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी घर की याद सताने की। क्वेश्चन नंबर क्या? लेखक की कमजोरी क्या? क्योंकि उसको घर की याद आ रही, इसलिए वो वहां देख रहा है, उन पुराने दिनों को याद कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, पाठ में बच्चे किस महीने में झागदार पानी में नहाते थे? आषाढ़, माघ, क्वार। ठीक है, ये कार नहीं, क्वार हो जाएगा, भादो। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, क्वार के मौसम। क्वार के मौसम का मतलब है बरसात के मौसम में। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या है, जगह जगह पानी होता है और बच्चे उसमें खूब उछलते कूदते हैं, क्योंकि वो बारिश का पानी जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं होता, कितने भी बच्चे भीग जाएं, तो इसलिए उसमें करते थे। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, विवाह से 4-5 दिन पहले औरतें क्या करती थी? भजन करती थी, भोजन करती थी, अभिनय करती थी, रात भर गीत गाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, रात भर गीत गाती रहती थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। दादी माँ का व्यक्तित्व कैसा था? स्नेह और ममता भरा, क्रोधपूर्ण, झगड़ालू, चिड़चिड़ापन। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा, स्नेह और ममता भरा था। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, दादी माँ क्यों उदास रहती थी? पड़ोसियों से झगड़ा होने के कारण, अपने पुत्र द्वारा अपमानित किए कारण, दादा की मृत्यु हो जाने के कारण, या पुत्र की मृत्यु हो जाने के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी दादा की मृत्यु होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, कौवा पहले कहाँ बैठा था? आम के पेड़ पर, खिड़की पर, छत पर, दरवाजे पर। 27 का राइट आंसर बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, खिड़की पर कौवा बैठा था। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, नहाकर लौटने पर दादी माँ लेखक के लिए क्या लेकर आई? मिठाई, फल, चबूतरे की मिट्टी, या नए कपड़े। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चबूतरे की मिट्टी लेकर आई। बात करते हैं 29 क्वेश्चन की ओर। लेखक की कमजोरी क्या थी? खाने की, घर जाने की, घर की याद सताने की, घर को भूल जाने की। तो लेखक की कमजोरी जो हो जाएगी वह थी
घर की याद सताने की, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, ग्रीष्म गर्मी बरसात और वसंत का अभिप्राय क्या है? 20 साल का मौसम, 20 वर्ष का मौसम होना, या लेखक की उम्र 20 साल का होना, या एक लंबा समय का व्यतीत होना। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, एक लंबा समय व्यतीत होना, यानी ग्रीष्म गर्मी बरसात और बसंत का अभिप्राय यह हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। लेखक को खुश करने के लिए उनके मित्र क्या करते हैं? उनकी बातें सुनते हैं थे, उनको हंसाते थे, छुट्टियों के बारे में बातें करते थे, छुट्टियों में घूमने जाते थे। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आ जाएगा इसमें सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा, छुट्टियों के बारे में बातें करते थे। आगे बात करते हैं 32 की। प्रतिकूलता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुकूलता, विकलता, व्याकुलता, विपरीत स्थिति। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन इस पे आ जाएगा, अनुकूलता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, दादी माँ कैसे पानी से नहा कर आई थी? गर्म पानी से, ठंडा पानी से, झाग वाले पानी से, गुनगुने पानी से। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी झाग वाले पानी से नहाकर आई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। दादी माँ के बाल किन के समान थे? किसके समान थे? सन के समान, कपड़े के समान, धूल के समान, साबुन के समान। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी सन के समान, यानी सूर्य के समान लाल थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। दादी माँ की क्रियाकलापों से उसका क्या भाव झलकता था? क्रूरता स्वभाव की थी, चिंता का भाव झलकता, स्नेह का भाव झलकता था, पाखंडी का भाव झलकता था। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, स्नेह का, प्रेम का भाव झलकता था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। दादा ने दादी को क्या धोखा दिया? दादी माँ को बेघर करके, दादी माँ को कर्जा में डुबाकर, दादी से पहले मरकर, या इनमें से कोई नहीं। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी दादी से पहले मर गए। बात करते हैं 36 की। लेखक को किस बात पर यकीन नहीं हो रहा था? अपने बड़े भाई की शादी पर, उनकी नौकरी जाने पर, अपने दादी माँ की मृत्यु होने पर, या दादी का कंगन बिक जाने पर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, यानी अपने दादी माँ की मृत्यु होने पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। अब बात करते हैं चैप्टर 3 7th क्लास हिंदी एनसीईआरटी बसंत जो है, चैप्टर 3 हिमालय की बेटियां। इसके एमसीक्यू हम आपको बताएंगे। 37 से लेकर 55 तक इसमें एमसीक्यू चलेंगे इसके। आप वीडियो में बने रहें, प्यारा सा कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका प्रेम ही हमारी जो है मेहनत का फल होगा। आप हौसला अवश्य बढ़ाएं। आगे बढ़ते 37 की ओर। लेखक ने किन्हें दूर से देखा था? हिमालय पर्वत को, हिमालय की चोटियों को, हिमालय से निकलने वाली नदियों को, हिमालय के समतल को। 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, हिमालय से निकलने वाली नदियों को देखा था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम पाठ में नहीं आया है? रांची का, सतलुज का, गोदावरी, कोसी। 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, गोदावरी का नाम नहीं आया है। बात करते हैं 39 की। नदियों नदियों की बाल लीला कहाँ देखी जा सकती है? घाटियों में, नंगी पहाड़ियों में, उपत्यकाओं में, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, घाटियों में भी, नंगी पहाड़ियों में भी, उपत्यकाओं में भी। ठीक है, बात करते हैं 40। बेतवा नदी को किसकी प्रेयसी के रूप में चित्रित किया गया है? यक्ष की, कालिदास की, मेघदूत की, हिमालय की। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी मेघदूत। ठीक है, बेतवा नदी, मेघदूत, यानी मेघदूत जो कालिदास की जो रचना है संस्कृत काव्य,
इसमें बादलों को दूत बनाकर भेजते हैं, संदेश वाहक इसको भी कहा जाता है, इसीलिए ठीक है, अवश्य पढ़िएगा अगर समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, लेखक को नदियां कहाँ अठखेलियां करती हुई दिखाई पड़ती है? हिमालय की मैदानी क्षेत्र इलाकों में, हिमालय की गोद में, सागर की गोद में, घाटियों की गोद में। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, हिमालय की गोद में। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, लेखक किस नदी के किनारे बैठा था? गोदावरी, सतलुज, गंगा, जमुना। 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसमें आ जाएगा, सतलुज नदी के किनारे बैठा था। बात करते हैं 43 की ओर, लेखक ने नदियों और हिमालयों को का क्या रिश्ता कहा है? पिता पुत्र का, पिता पुत्रियों का, माँ बेटे का, भाई बहन का। 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, पिता और पुत्रियों का स्थान कहा है, यानी हिमालय की बेटियां मानी जाती है गंगा, नदियां सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, लेखक ने नदियों को कैसे देखा? पहाड़ से, छूकर, नजदीक से, दूर से। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, दूर से देखा था। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, लेखक को नदियां कैसी लगती थी? शांत, उग्र, गंभीर, निश्चल। 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा, शांत शीतल स्वभाव की लगती थी। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, संप्रांत शब्द का समानार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? अभीष्ट, चरित्रहीन, शिष्ट, कुलीन, विपन्न। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी शिष्ट और कुलीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, समतल मैदान में पहुंचकर नदियां कैसी हो जाती है? संकरी, छोटी, विशाल, दुबली। 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, यानी विशाल हो जाती है। बात करते हैं 48 की, हिमालय के कंधे पर चढ़ना का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? हिमालय की चढ़ाई करने, चढ़ने की कोशिश करना, हिमालय की ऊंचाई पर चढ़ना, हिमालय के बीचों बीच जाना, हिमालय के किनारे पर जाना, हिमालय की बेटियां। तो क्वेश्चन नंबर जो 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, यानी हिमालय की ऊंचाइयों पर चढ़ना। बात करते हैं 49 की ओर, हिमालय की चढ़ाई पर चढ़कर जब लेखक ने नदियों को देखा तो कैसा लगा? संकरी, लंबी, चौड़ी, फैलाव हुई, दुबली, पतली। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसमें आ जाएगा, दुबली पतली सी दिख रही थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, नदियों के भागने का कारण क्या है? प्रसन्न होना, उदास होना, बेचैन होना, संतुष्ट होना। 50 का राइट आंसर सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, बेचैन होना, इसलिए नदियां भाग रही क्योंकि अपने पिता के घर से दूर हो रही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर, नदियां का पिता कौन सा है? नदियों के पिता कौन हो जाएंगे? समुद्र, हिमालय, मैदान, बूढ़ा, पहाड़ी। राइट आंसर बी ऑप्शन, हिमालय जो है नदियों के पिता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, किस काम से लेखक का मन ताजा हो गया? आराम करने से, सतलुज के किनारे बैठने से, प्राकृतिक दृश्य देखने से, हिमालय पर चढ़ने से। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, सतलज के किनारे बैठने से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर, कवियों ने नदियों को किसका स्थान दिया है? प्रेयसी का, बेटी का, बहन का, माता का। तो 53 का राइट आंसर सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, बहन का स्थान दिया है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 54 की, लेखक किस नदी के किनारे बैठा है? सतलुज, गंगा, जमुना, गोदावरी। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर ये ऑप्शन इसमें हो जाएगा, सतलुज नदी के किनारे बैठा। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन हमारा होगा 55, काका कालेरकर ने नदियों को किस नाम से पुकारा है? लोक लुभावनी, लोक माता, लोक कल्याणी, लोक कथा। तो 55 का राइट आंसर बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, लोक माता के नाम से पुकारा। तो कुल मिलाकर के एनसीईआरटी बसंत भाग 1, 2, 3 सॉरी भाग 2 के चैप्टर 1 to 3
के पार्ट 1 में हमने एमसीक्यू तैयार किए। इसके बाद जो दूसरा पार्ट हमारा होगा चैप्टर 4, 5, 6 हमारा चलेगा। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें, अपना प्यार देते रहें, लोगों के साथ शेयर करें और कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।